हाँ बच्चा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, दौड़ के आ रहा हूँ। क्या हाल चाल है पहले तो? राधे राधे, गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया है भाई। चलो शुरुआत करते हैं सवालों की। आपको एक सवाल दिया था हमने, कल एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसका उत्तर आप बताइए। ठीक है। ठीक से नहीं लग रहे हो? अरे दौड़ के आया यार। एग्जाम पास है, डर लग रहा है? आज तो हो जाएगा मेंसुरेशन कंप्लीट। मेंसुरेशन चल कर है, ज्योमेट्री चल रहा है। मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो यार? हैं? मुझसे भी नाराज हो तुम लोग? हम्म। एक छुट्टी ली मैंने, बताओ? लगातार तुम्हें पढ़ा रहा हूं, छुट्टी ले नहीं रहा हूं। आज हम इसको खत्म कर देंगे ज्योमेट्री को। अब तुम्हारा टॉपिक बचता ही क्या है? अब आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बचता है बस, एक एक्सपोनेंट बचता है। इसके अलावा कुछ बचता है? ये जो आपके पेपर में आता है एकदम लो लेवल आता है, कुछ भी नहीं है ये। हम करा देंगे इसको भी। अब बचा ही क्या आपके पेपर का? सब तो पढ़ा दिया, फिर भी गुस्सा हो रहा हो। ये नहीं कि तारीफ कर दो, नहीं सर आप बहुत मेहनत करते हो, सर पढ़ाते हो, सर हाँ सर आपने अच्छा पढ़ाया सर। यूलर थ्योरम कब होगी? यूलर की स्पेलिंग लिख पहले सही। देख ले क्या लिख रहा है ये। यूलर थ्योरम, आयलर थ्योरम बोलते हैं इसको। चलो तुम्हारी थ्योरम ही शुरू करा दें। ठीक है, चलो भाई। तुम्हारी यूलर, यूलर आयलर फॉर्मूला होता है थ्योरम। ठीक है, क्या होता है भाई आयलर? आयलर फॉर्मूला क्या होता है? ये आपके पेपर में एक सवाल आएगा, और ये क्या है, कतई मतलब कतई कतई आसान सवाल है। ठीक है भाई। अब बात समझो। कोई भी 3D एक फिगर है, जैसे मैंने एक फिगर बना दिया, ये देखो मैंने एक फिगर बनाया और ये मैंने बना दिया क्यूब। ये देखो ये बना दिया हमने एक क्यूब। आयलर भाई साहब क्या कह रहे हैं? इन्होंने कह दिया एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया। अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये फॉर्मूला, इसको अगर आप देख पा रहे हैं, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। इन्होंने एक फॉर्मूला हमको दे दिया। कल का होमवर्क कराएंगे, लास्ट में करा देंगे। एफ क्या है यहां पे? एफ का मतलब है यहां पे फेस। फेस जिसको हिंदी में कहेंगे फलक, अपन सतह भी कह सकते हैं उसकी। वी क्या है? वर्टाइस या वर्टाइसिस, जिसको अपन बोलेंगे शीर्ष। ई क्या है? एजेस, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं किनारे, किनारा। अब आप इसको समझो भाई कि ये आयलर जो फॉर्मूला है, वो आयलर फॉर्मूला किस बात के बारे में आपसे कह रहा है। अगर हम यहां पे बोलें कि देखो ये इसके क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। करा देंगे, करा देंगे, क्लास के एंड में करा देंगे कल का सवाल। इसको तो पढ़ लो। करा देंगे, करा देंगे भैया, कितनी बार बोले? करा देंगे। हाँ भैया करा देंगे। कल के सवाल में आपका जो तीसरा ऑप्शन था, उसमें 3 एंगल दिए थे।
क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 होता है, उसका जो तीसरा ऑप्शन था 3 एंगल का सम ही 360 से ऊपर जा रहा था, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। किसी ने वो देखा कि नहीं देखा? एक सवाल आया था आपके पेपर में, वो हमने लिखाया, ठीक है। अगर हम बोलें कि सर देखो ये क्या है, ये इसके शीर्ष हो गए, तो आप बताओ इसमें कितने शीर्ष हैं, तो आप बोलोगे सर यहां पे आपके 6 शीर्ष हो गए। अगर हम बात करें एजेस की, इन शीर्ष, ये जो आपके वर्टेक्स हैं, इन वर्टेक्स को, इन वर्टाइसिस को जो रेखा मिला रही है आपस में, ये देखो, ये देखो, ये देख रहा है कितनी हो गई है, बताओ, गिन के बताना जरा। तो आप बोलोगे सर ऊपर के 4, नीचे के 4 और 1 2 3 4, मतलब टोटल कितने हो गए? 12। तो एजेस कितने हो गए? 12। बस हमको पढ़ना आना चाहिए, हमको पढ़ना आना चाहिए, हमको समझना आना चाहिए कि एजेस किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं। अगर हम फलक की बात करें तो आप मुझे बताओ फलक क्या है, आप बताओ। आप बोलोगे सर ऊपर का एक तो ये हो गया, एक इधर का हो गया, एक ये हो गया, एक इसके पीछे का हो गया, एक सामने का हो गया, एक नीचे का हो गया। कितने फलक हैं इसमें? 6। भैया पासा है ना, तो आप बोलोगे सर फलक निकल के आ गए इसमें 6। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है F प्लस V। तो भाई जोड़ दो जरा फॉर्मूले में, F कितना है? 6 प्लस V कितना है? 6। F प्लस V, अरे अच्छा हमने वर्टेक्स को गलत लिख दिया, 8 होंगे। ठीक है बेटे, खा के आ रहे हैं ना, लस्सी पी के आ रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे, क्योंकि फॉर्मूला गलत हो नहीं सकता। कुछ भी कर लो फॉर्मूले का, तो कोई भी कुछ भी गड़बड़ होगा नहीं। वर्टेक्स फेस कितने हैं? 6, वर्टेक्स कितने हैं? 8, बराबर। एजेस कितने हैं? 12 प्लस 2। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब इनकी वैल्यू ठीक है। यही है यूलर फॉर्मूला, यही है आयलर फॉर्मूला, कुछ भी इसको बोल दो, बस इसको ये मत बोलना यूलर, ये तो बोलना ही मत भाई इसको, है ना। ये तुम टीचर हो के ऐसे कैसे लिख सकते हो? है ना। डन है भाई, समझ में आ गया फेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है और एजेस क्या होते हैं, किनारे किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं, फलक किसे कहते हैं। डन है। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, बताओ मुझे। लो, अब अगर अपन बात करें एक जिसे अपन कहते हैं पिरामिड, पिरामिड, और एक जिसे अपन कहते हैं प्रिज्म। पिरामिड और प्रिज्म, इसको समझना है भाई, पिरामिड क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है। अगर हम पिरामिड की बोलें तो भाई पिरामिड का मतलब होता है जैसे इसका कोई भी बेस हो, जैसे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक बेस हो गया। अगर इस ट्राइंगल बेस को ऊपर जाके ऐसे, आपने तो पिरामिड देखा है इजिप्ट में, पिरामिड नीचे एक ट्राइंगल और ऊपर जाके ये ऐसे मिल रहा है, वही होता है पिरामिड। ये जाके एक बिंदु पर मिल जाएगा, इसको अपन क्या कहेंगे, पिरामिड कहेंगे। लेकिन अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म का मतलब क्या होता है, प्रिज्म का मतलब होता है ऊपर की सतह भी वही होगी जो नीचे की सतह होगी। इसका मतलब ऊपर भी ट्राइंगल तो नीचे भी ट्राइंगल, दोनों का बेसिक फर्क समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए यहां पे आपका एक स्क्वायर होता, मैंने एक स्क्वायर बना दिया और ऊपर जाके इसको जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, क्या कहलाएगा, पिरामिड। क्या है ये, पिरामिड, क्योंकि ऊपर जाके नीचे कोई भी सतह हो, नीचे मान लीजिए स्क्वायर हो, सर्कल हो, अगर मैं एक सर्कल बना के ऊपर जोड़ दूं तो ये क्या है, पिरामिड है। लेकिन अगर मैं नीचे भी सर्कल बना दूं और ऊपर भी सर्कल बना दूं फिर उन्हें देखूं तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल किसका है, प्रिज्म का। ये क्या है, प्रिज्म, ये क्या है, पिरामिड। जैसे मैंने बोला एक स्क्वायर है, स्क्वायर की जितनी भी एजेस हैं वो सब जाके ऊपर एक वर्टेक्स पे जुड़ रही है, सारी एजेस वर्टेक्स पे जुड़ रही हैं, तो आप बोलोगे क्या है वो, पिरामिड है। प्रिज्म क्या होगा,
अगर ऊपर भी स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर होगा। ये लो, ये क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोनों का मतलब। तो आपको कभी कभी प्रिज्म और पिरामिड के अंदर आयलर फॉर्मूला रख के देखना होता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। लिखो, हाउ मैनी vertices does a pyramid with square base have? ये आपका सवाल है। वर्ग आधार वाले पिरामिड, वर्ग आधार वाले पिरामिड में कितने शीर्ष होते हैं? वर्ग आधार वाले पिरामिड में कितने शीर्ष होते हैं? करो भाई इस सवाल को। एक सवाल और लिखो, या चलो पहले ऐसे करो फिर दूसरा सवाल लिखते हैं। देखो, अगर इसी सवाल की तरफ अपन चलें, इसी सवाल को अगर हम देखें तो आप एक बात समझिएगा, यहां पे क्या बोला गया है, आपका स्क्वायर बेस है और ऊपर पिरामिड है। अभी अपन ने फिगर बनाया था, इससे पहले अपन ने देखा भी है कि स्क्वायर बेस है और ऊपर पिरामिड है। पिरामिड का मतलब होता है उसकी सारी एजेस जाके ऊपर एक बिंदु पर या एक वर्टेक्स पे जाके वो सारी एजेस मिल जाएं। तो अगर आप एक पिरामिड बनाओगे जिसका स्क्वायर बेस है, ये बना दिया आपने, और ये ऊपर जाके एक बिंदु पे मिल गई, ये क्या बन गया? एक पिरामिड बन गया। अगर इस पिरामिड को आप देख पा रहे हो तो देखो यहां पे मैं अलग से वर्गीकृत करूं। अगर आप बोलोगे सर इसकी वर्टेक्स कितनी होंगी, 1 2 3 4 5, तो इसकी वर्टेक्स निकल के कितनी आई? 5 वर्टाइसेस, शीर्ष। अगर मैं इसके फेस की बात करूं तो बताओ भाई इसके कितने फेस होंगे? आप बोलोगे सर 4 साइड हैं, तो एक तो फेस हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, एक इस तरफ से दिख रहा है ये वाला, एक इस तरफ से और एक नीचे से, तो कितने हो गए? 5 फेस हो गए। अगर एजेस की बात करें तो कितने किनारे होंगे? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या आ गए? एजेस आ गए। और हमारे पास फॉर्मूला है F प्लस वी इज इक्वल टू E प्लस 2। यहां वैल्यू पुट करके देखिए क्या हमने सही निकाले हैं कि नहीं निकाले। तो F प्लस वी 5 और 5 10, और E कितना है? 8, तो 8 और 2 10। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। आयलर ने जो फॉर्मूला दिया F प्लस वी इज इक्वल टू E प्लस 2, उसमें वो बिल्कुल सटीक बैठ गया। इस तरह के प्रश्न, एक बिल्कुल बच्चों वाले प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। अगर ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया? पिरामिड हो गया। अगर प्रिज्म होता तो भाई क्या होता बताओ? अब बताओ। अब इसमें अगर मैं वर्टेक्स पूछ लूं तो कितने होंगे? तो आप बोलते सर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वर्टेक्स कितने आ गए? 8। अगर मैं इसमें पूछूं फेस कितने होंगे, एक ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है, और फिर ये 4 साइड है, 1 2 3 4, तो 4 5 और नीचे से 6, तो फेस कितने हो गए? 6। एजेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ये कितनी हो गई 12, तो एजेस कितनी हो गई। डन है भाई, बोलो हाँ या ना। आयलर फॉर्मूला होता है F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। इसमें वैल्यू पुट करोगे, 8 और 6 14 और 12 और 2 14, बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है भाई, आपको अगर सवाल आएगा तो आप उस सवाल को सॉल्व करोगे, 100% सॉल्व कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है भाई, चलिए लिखिए एक सवाल। इफ x, y and z are respectively the number of faces, vertices and edges of a pentagonal pyramid, then the value of, लो भाई बताओ वैल्यू, x प्लस 3y माइनस z माइनस 2z इज, ये सवाल है। ठीक है, यदि x, y और z क्रमशः x, y, z क्रमशः एक पंचभुजाकार आधार के पिरामिड, पंचभुजा आधार के पिरामिड फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं, शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं, तो x प्लस 3y माइनस 2z का मान है। बताओ भाई, 4 ऑप्शन, 8, 4, 16, 20, ये लो करके बताओ। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, क्या होगा उत्तर? मित्रों आंसर बताइए, क्या होगा आंसर इस सवाल का? ठीक है, आखिरी सवाल है, बस ऐसे ही आएंगे, सवाल के नाम पे क्या है, आपको बस ये पता हो फलक किसे कहते हैं, किनारा किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं। अगर आपको फेस, वर्टेक्सेस और इसकी वैल्यू अगर पता है तो आप कर ही लोगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपसे बोला गया पेंटागोनल पिरामिड, इसका मतलब क्या हुआ, ये बना लिया हमने एक पेंटागन। अब ये पिरामिड है, ये लो भाई पेंटागोनल पिरामिड बना दिया भाई, पेंटागोनल पिरामिड। अब उसमें पूछ रहे हैं भाई क्या, एक्स किसको बता रहा है, एक्स का मतलब है फेस, तो बताओ फेस कितने होंगे। आप बोलोगे सर 5 तो साइड हो गई, तो 5 और एक नीचे से दिख रहा है 6 फेस हो गए। वाई किसको दर्शा रहा है, वाई दर्शा रहा है वर्टेक्स को, तो वर्टेक्स क्या होंगे, आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 वर्टेक्स हो गए। आपसे कहा जा रहा है भाई क्या एजेस कितनी होंगी, जेड बता रहा है एजेस को, तो आप बोलोगे सर नीचे 5 वर्टेक्स हैं तो 5 एजेस होंगी, और ऊपर का एक जिसे ये पांचों की पांचों जोड़ेंगे 10। बस भाई, क्या हमने ये सही लिखे हैं कि नहीं, उसके लिए आयलर फॉर्मूला कहता है F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू, F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। बस भाई F प्लस वी क्या होगा, F प्लस वी 6 और 6 12, E है 10, 10 और 2 12। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि यहां पे फॉर्मूले में सेटिस्फाई होनी चाहिए वैल्यू। हो गई खत्म, टाटा गया, गुड बाय। x प्लस 3y माइनस 2z, x की वैल्यू है 6, 3y की वैल्यू 6 18, 2z की वैल्यू -20। बोलो तो भाई 18 में से 20 गए, क्या आ गया -2, आंसर आ गया 4।
बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डन है। क्लियर है भाई? डन। चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सच सच बताना, तुमको कसम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस बच्चे ने पढ़ लिए? 2011 से लेके अगस्त 2023 तक के सारे क्वेश्चन किस बच्चे ने पढ़ लिए हैं, मुझे बताओ। 2011 से लेके अगस्त 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस बालक ने पढ़ लिए हैं? जरा बताओ ना जरा। अगस्त से नहीं पढ़े तो 2019 जुलाई से लेके अगस्त 2023 तक के सारे प्रश्नों को किस किस ने पढ़ लिया? चलो इतना ही बता दो, 11 से अगर नहीं पढ़ा तो। जिसने भी पढ़ लिए हैं, जिसने भी पढ़ लिए हैं, अगर 2019 जुलाई से लेके अगस्त 2023 तक के भी आपने पेपर्स को पढ़ लिया है, ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूं अभी से तुम मेरी बधाई ले लो, तुम पेपर को पास कर चुके हो। कोई ताकत दुनिया की तुम्हें पेपर को पास करने से नहीं रोक रही। लिख के दे रहा हूं दावे के साथ। अगर 2018 से ले लो, 18 का तो बिल्कुल घटिया पेपर था, 18 का तो पढ़ना ही मत। सीटेट के इतिहास का सबसे बेकार पेपर आया था 18 में, बहुत ही बकवास पेपर था, कुछ भी नहीं था। पेपर 1 पेपर 2 सब में बेकार सवाल आए थे। चलो मान लो 18 से ले लो यार, 18 से लेके अगस्त 2023 तक के अगर जिसने भी बच्चे ने पढ़ लिया, हो गया ना, पास हो तुम। कल से पढ़ना बंद कर दो तो भी पास हो गए सीटेट में। चलो अब टेंशन तुम मुक्त हो जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेस कम लो, टेंशन कम लो। हाँ देखो, डर लग रहा है, इसका मतलब तुम तैयार हो भाई। जिसको डर किसको लगेगा? जिसने पढ़ाई करी है। डर किसको लगेगा? जिसने पढ़ाई करी है, ठीक है, उसी को लगेगा डर। जिसने पढ़ाई नहीं उसको क्या डर लगेगा? उसको क्या डर है? पास हो, बधाई हो, बधाई हो आप सबको, बहुत बहुत बधाई हो। चलो अगला टॉपिक लिखो, पॉलीगन। जल्दी से लिख लो फटाफट। पॉलीगन मतलब बहुभुज। अगर सवाल आ जाता है तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना और कुछ नहीं है। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। अगर हम बोले, बस भाई इसके 4-5 फॉर्मूले हैं, बस वो याद रख लो। पहला फॉर्मूला, ईच इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। ईच एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री अपॉन n। तीसरा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम n-2 इंटू 180 डिग्री। चौथा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री। पांचवा, सम ऑफ ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। डन है भाई? क्लियर है? बोलो। आप प्रैक्टिस नहीं कराएंगे क्या? पीवाईक्यू की कराएंगे ना, क्यों नहीं कराएंगे? मैंने कब बोला कि नहीं कराएंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ लिए तो आप पास हो जाओगे, मैं ये कह रहा हूं। मैंने ये कब कहा कि मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा? हिंदी में समझ में आ रहा है? कोई बालक है जिसको हिंदी में समझ में ना आ रहा हो? ईच का मतलब प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, और यह है प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है, डन है भाई?
प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, एक फॉर्मूला होता है और डायगोनल के लिए फॉर्मूला होता है। अब कौन बच्चा हमें बताएगा डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल, डायगोनल्स की संख्या कैसे निकाली जाती है? बच्चों ने मुझसे एक सवाल नहीं किया कि सर ये n क्या है। यहां पर जो n है वो है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। क्या होगा वो? भुजाओं की संख्या होगी। नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो याद रखना, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो पॉलीगन में क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे भाई सिमिट्री, सिमिट्री लाइंस, सममित रेखाएं, अभी अपन पढ़ेंगे इसको, सममित रेखा, तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। ये याद रखना, किसमें? पॉलीगन के केस में जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही सिमिट्री साइड्स होंगी। डन है भाई? किसी को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा नंबर ऑफ डायगोनल का? n माइनस n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, डायगोनल का फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है भाई, लिख लो भाई ये फॉर्मूले। यहां पे क्या हो गया? प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, अंतः कोण का योग, बाह्य कोण का योग, प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोण का योग, और विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या कितनी है? n ब्रैकेट में n माइनस 3 अपॉन 2। याद रखना इसको। ठीक है भाई, चलो इस पे एक दो सवाल लिख लो, खत्म है तुम्हारा ये टॉपिक। अब कुछ टॉपिक में बचा नहीं। The interior angle of a regular polygon, the interior angle of a regular polygon exceeds its exterior angle, exceeds its exterior angle by 108 degree. The number of sides of a polygon is, बताइए भाई, बहुभुज की भुजाओं की संख्याएं क्या है? किसी समबहुभुज, किसी समबहुभुज का अंतः कोण, किसी समबहुभुज का अंतः कोण बाह्य कोण से, उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री बड़ा है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या है? बच्चा हमसे पूछ रहा है रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन में अंतर क्या है? रेगुलर पॉलीगन का मतलब यह हो गया ऐसा पॉलीगन जिसकी नंबर ऑफ साइड इक्वल हो और उसके नंबर ऑफ एंगल्स भी इक्वल हो, उसे अपन रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। इर्रेगुलर पॉलीगन कुछ भी बना लो, कैसे भी बना लो, ठीक है। डन है भाई, एग्जाम में आएगा रेगुलर पॉलीगन। आओ इस सवाल को करें। आप बोलोगे सर हमें बोला गया था इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जो कि फॉर्मूले में अभी पिछले इस पे लिखा है।
सम ऑफ ईच इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अच्छी बात है। और यहां पे कहा गया इंटीरियर एंगल बड़ा है माइनस एक्सटीरियर एंगल से, कितना है 108 डिग्री। बस बेटा इन दोनों को आपस में जोड़ दो, सवाल खत्म हो गया। इसमें से ये चला गया तो कितना आ गया 2i, और हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया 288 हो गया। इंटीरियर एंगल निकल के आ गया 144 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितना आ गया 144 डिग्री आ गया निकल के। अगर इंटीरियर एंगल 144 डिग्री निकल के आ गया, हमारे पास में नंबर ऑफ साइड निकालने के दो तरीके हैं। प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। यह है भाई। प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन n। हमको पता है अगर इंटीरियर 144 है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। अगर इंटीरियर एंगल 144 है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, बताओ भाई। अगर इंटीरियर एंगल 144 है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो भाई 4 में 6 जोड़ दिए 10 हो गया, ये आ गया 36 डिग्री आ गया। एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री है। चाहे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, चाहे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। हमको पता है एक्सटीरियर एंगल में फॉर्मूले वैल्यू पुट करना ज्यादा आसान है, नंबर ऑफ साइड निकालना ज्यादा आसान है। 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल 360 बटे 36। लो भाई कट, नंबर ऑफ साइड निकल के आ गई 10। सवाल के नाम पे क्या था, आप बोलोगे सर ये सवाल के नाम पे हलवा था। हलवा तो वैसे तुम्हारे सारे ही सवाल हैं, सीटेट में आते भी हलवे सवाल हैं। कुछ भी नहीं है सवाल के नाम पे, क्या है कलंक है ये। याद रखिएगा आपके पूरे के पूरे सीटेट के पेपर में, चाहे हम बात करें किसकी, इसकी ज्योमेट्री में पॉलीगन और इस सब की, यहां केवल और केवल वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। वैल्यू पुट, बस वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना। वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है भाई, है ना। चलो अगला सवाल लिखो। The sum of all interior angles of a regular, आपके एग्जाम में केवल 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 रेगुलर पॉलीगन आएगा और उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। (1080 डिग्री). What is the value of, बताओ भाई, what is the value of n+4/2 डिग्री, n+4/2 बताइए। n भुजाओं वाले एक सम बहुभुज, n भुजाओं वाले एक सम बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1080 डिग्री है। तो n+4/2 का मान क्या है, n+4/2 का मान क्या है, बताओ भाई। चलो बताओ क्या होगा सवाल का उत्तर। देखो अगर आपको फॉर्मूले पता हैं तो आप वैल्यू पुट कर दोगे, अगर फॉर्मूले नहीं पता तो बेटा वैल्यू पुट होगी भी नहीं, कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर फॉर्मूले की वैल्यू, वो फॉर्मूला पता है, करो सवाल को सॉल्व, बताइए क्या होगा सवाल का उत्तर। लगाओ भाई दिमाग लगाओ।
बताओ क्या आंसर है? लो, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, फॉर्मूला क्या है भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल का? n-2 इंटू 180 डिग्री, ये बराबर क्या हो गया? n-2 इंटू 180 डिग्री, ये बराबर है 1080 के, ये बराबर है 1080 के। तो भाई 180 को इससे डिवाइड कर दो, काट दो भाई, कितना आ जाएगा? 8। n-2, n इज इक्वल टू 6 आएगा, सॉरी 6 आया। n-2, n इज इक्वल टू आ गया 8। नंबर ऑफ साइड निकल के आ गई 8। नंबर ऑफ साइड इसकी अगर 8 निकल के आ गई, फॉर्मूले में वैल्यू हमें किसकी पुट करनी है? n प्लस 4/2। इसका मतलब क्या हो गया? 8 प्लस 4/2, 12/2। आंसर आ गया 6। सवाल का उत्तर 6, सबका 6 आ गया। ठीक है भाई, डन है, हो गया भाई सवाल। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी, आफत, मुसीबत? पॉलीगन को पढ़ लिया, कोई डाउट तो नहीं है? फॉर्मूले अगर पता है तो वैल्यू आसानी से निकाल लोगे, अगर फॉर्मूले नहीं पता है तो भैया दिक्कत है। बताओ भाई, what is the number of diagonal, what is the number of diagonal of a regular polygon, what is the number of diagonal of a regular polygon जिसका इंटीरियर एंगल, whose इंटीरियर एंगल, जिसका इंटीरियर एंगल है 162 डिग्री, एंगल इज 162 डिग्री। बताओ, अब ये करके बताओ क्या होगा, बताइए क्या आंसर है? 4 आंसर है, किसका 4 आंसर है? एक समबाहुभुज का, एक समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? विकर्णों की संख्या क्या होगी जिसका आंतरिक कोण या अंतः कोण 162 डिग्री है, जिसका अंतः कोण 162 डिग्री है। लो भाई, नंबर ऑफ साइड निकालना जरूरी है। आपको पता है कि सर नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्मूला होता है n-3/2। यहां पर n तो पता होना चाहिए नंबर ऑफ साइड, और नंबर ऑफ साइड निकालना सबसे आसान तरीका क्या है? 360 में से प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर दो। अगर 162 इंटीरियर है तो एक्सटीरियर कितना होगा बताना मुझे? 162 अगर इंटीरियर है तो एक्सटीरियर कितना होगा? दोनों का सम 180 होना चाहिए, 18 डिग्री। ठीक है भाई, अगर 18 डिग्री होगा तो नंबर ऑफ साइड निकल के कितनी आ गई? 20। इसका मतलब 20 साइड का पॉलीगन है। 360 से 18 का भाग दे दो। अगर नंबर ऑफ साइड 20 निकल के आ गई, फॉर्मूला n-3 है, तो 20 गुना 17/2। आंसर क्या आ गया? 170। यही सवाल का उत्तर है। कितने बच्चों को आ गया, कितने बच्चों को नहीं आया? जिनका नहीं आया होगा उनको फॉर्मूला याद नहीं है, कृपया करके फॉर्मूला याद करें। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बच्चों आप कैसे कर पाओगे मुझे बताओ। ठीक है, डन है। 18 कैसे आया? इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है ना,
180 डिग्री में से 162 गया, 18 आ गया। आ गया ना, डन है। क्या इन सवालों को तुम निपटा नहीं पाओगे? ठीक है, ऐसे ही सवाल पॉलीगन के आएंगे, उनको कर लीजिएगा। अब आते हैं अपन किस पे, सिमेट्री पे। इसका एक सवाल एग्जाम में आ जाता है, सिमेट्री लाइंस। अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो दो तरह की सिमेट्री होती है, इनको बोलते हैं सममित। ये लीनियर भी होती है और रोटेशनल भी होती है। जैसे लीनियर सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दो तरीके से होता है, एक होता है लीनियर सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री। अगर सबसे पहले हम बात करें लीनियर सिमेट्री की, कोई भी फिगर, कैसा भी फिगर आपके सामने हो, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये एक बाल्टी है या गमला है, अगर आप इसको, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है, सर कॉन्वेक्स कॉनकेव बता दो। रोहित क्या करेगा जान के? जान के कुछ कर लेगा? एग्जाम में तेरे पूछेगा तो है नहीं। ठीक है बेटा, तू कहीं पढ़ाता हो। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करें तो इसको बोलते हैं उत्तल और इसको बोलते हैं अवतल। बहुत देर से पढ़ रहा हूं मैं तेरा कमेंट, क्या फायदा? क्या क्या करेगा जान के? सीख भी लेगा तो क्या करेगा? एग्जाम में नहीं पूछेगा। कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसके ऑल एंगल्स, सारे के सारे एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं, उसे अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स कहलाता है। ये व्यापक रूप है, इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स। जैसे ये हो गया तेरा स्क्वायर, हो गया तेरा हेक्सागन, हो गया, ये सब क्या हो गए? कॉन्वेक्स हो गए। ठीक है भाई, डन है। जिसके सभी एंगल 180 डिग्री से छोटे होते हैं। कॉनकेव का मतलब है जिसका वन एंगल, कम से कम वन एंगल उसका 180 डिग्री से बड़ा हो, उसको बोलेंगे कॉनकेव। जैसे अगर मैं तुमको ये स्क्वायर में ही समझाऊं, ये देखो, ये बना दिया। अब ये 5 साइड का हो गया, 1 2 3 4 5, 5 साइड हो गई। ये एंगल हो गया एक इंटीरियर, एक ये देखो ये बड़ा हो गया, एक ये एंगल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? एक एंगल जिसका 180 डिग्री से बड़ा हो उसको कॉनकेव बोलेंगे, और जिसके सभी 180 से छोटे हो उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। आना तो है नहीं तेरे एग्जाम में, लेकिन पढ़ ले। रेगुलर का मतलब होता है जो सब बराबर हो, जिसकी साइड्स बराबर हो और एंगल भी बराबर हो। इर्रेगुलर का मतलब क्या है? जिसकी साइड्स बराबर ना हो, बस। हेलो, देखो, ठीक है, ओके। सिमेट्री पे आ जाए यार, छोड़ दे इनको, आ जाओ। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है कोई भी फिगर, कैसी भी आकृति, उस आकृति को अगर हम, कोई भी आकृति, कैसी भी आकृति, अगर उस आकृति को हम, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, ये दिख रहा है बॉक्स, ये कैसा है? एक रेक्टेंगल शेप का है। अगर मैं इसको बीचों बीच ऐसे लगा दूं लाइन को, तो तुम बताओ क्या ये आइडेंटिकल, इसने ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा एक जैसा दिख रहा है? तो एक तो ये हो गई सिमेट्री लाइन, जिसको अपन लीनियर बोलेंगे, रेखीय सममिति। तो रेखीय सममिति को देख रहे हैं, तो एक तो ये हो गई सीधी लाइन। यदि हम इसको डायगनली देख लें इधर ऐसे, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, जैसे इस बॉक्स के माध्यम से मैंने समझाया। मान लीजिए आपके पास में एक इस तरह का रेक्टेंगल शेप का एक बॉक्स है, ये दीजिए। अगर मैं आपको बोलूं सममित रेखाएं क्या होंगी, तो आप मुझे बताओ सममित रेखाओं का मतलब क्या होता है? एक तो मैंने ऐसे इसको कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये वर्टिकल हो गया। और एक हो गए ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अगर मैं बोलूं भाई नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस कितनी होंगी इस फिगर में,
तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस क्या होंगी? 2 होंगी। सिमेट्री का मतलब होता है आइडेंटिकल उसको बांट देना, दूसरा जब उसको एक दूसरे पे ओवरलैप करें तो वो प्रॉपर ओवरलैप भी हो जाए, उसी को सिमेट्री कहते हैं। तो बस आपको सिमेट्री लाइंस ना याद होनी चाहिए फिगर की। सबसे पहले देखो पॉलीगन के बारे में मैंने बोला, अगर रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस। याद रख लेना बस इनको, और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस। अगर रेगुलर पॉलीगन क्या है? जिनके साइड्स बराबर हों और एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, साइड्स बराबर हैं तो एंगल तो बराबर होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल के लिखो। अगर मैं आपसे कहता हूं आपके सामने एक स्केलन ट्राइंगल है, स्केलन, स्केलन ट्राइंगल का मतलब है, मैं यहां लिख देता हूं, स्केलन विषम बाहु, यहां पर नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस कितनी होंगी? 0। आइसोसेलेस समद्विबाहु, इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस कितनी होंगी? 1। इक्विलेटरल समबाहु, इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस कितनी होंगी? 3। तो हमने क्या बात यहां पे समझी? हमने यहां पे एक बात ये समझ ली कि भाई यहां पर कैसी हो रही हैं? 3 क्यों हो रही हैं? क्योंकि 3 साइड का पॉलीगन है, ये 3 साइड का पॉलीगन है। अगर मैं 4 साइड की बात करूं तो जैसे स्क्वायर कितनी होंगी? 4 होंगी। अब आप बोलोगे सर 4 कैसे? अगर आप बोलो यहां से एक सिमेट्री लाइन डाली या यहां से डाली, ये 2 तो दिख रही हैं, 2 इसकी डायगनली भी जाएंगी, एक ऐसे और एक ऐसे, तब जाके आप बोल पा रहे हो। अगर यहां नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन देख पा रहे हो तो एक तो इसकी थी, इसकी देखोगे तो एक तो ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी। इसमें 3 सिमेट्री लाइंस होती हैं। अगर हम बात करें किसकी? रेक्टेंगल की। अभी अपन ने पता किया है रेक्टेंगल मतलब आयत, कितनी होती हैं? 2। वर्ग में लिख देता हूं हिंदी में, आयत। बात करें रोम्बस की, अरे रोम्बस कितनी होती है सिमेट्री लाइन? 2। रोम्बस की जो सिमेट्री लाइंस होती हैं वो डायगनली जाती हैं। रोम्बस की जो सिमेट्री लाइन होंगी वो डायगनली होंगी, रेक्टेंगल की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होंगी। ठीक है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में कितनी होती हैं? 0। अगर आपसे पूछे पैरेललोग्राम में कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं, आप बोलोगे 0। ट्रपेजियम, ट्रपेजियम में कितनी सिमेट्री लाइन होती हैं? आप बोलोगे सर 0 सिमेट्री लाइंस होती हैं। लेकिन यदि ट्रपेजियम में कंडीशन यही है ट्रपेजियम की, अगर ट्रपेजियम की ये 2 साइड बराबर हो गई तो इसकी सिमेट्री लाइन 1 होगी, और इसको तब क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रपेजियम, क्योंकि इसकी ये जो नॉन पैरेलल साइड हैं ये दोनों अगर आपस में बराबर होंगी तो इसमें कितनी होगी? 1 सिमेट्री लाइन होगी। अगर बात करें हम किसकी? काइट की, काइट, तो इसमें सिमेट्री लाइन कितनी होंगी? 1 होगी। बात करें सर्कल की, तो सर्कल में कितनी सिमेट्री लाइन होंगी? इनफाइनाइट, अनंत। बात करें सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, कितनी सिमेट्री लाइन होंगी? 1। बात करें पॉइंट की, दशमलव बिंदु की, पॉइंट, इनफाइनाइट, अनंत रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, अगर बात करें एंगल की, कोण की, तो एंगल में कितनी सिमेट्री लाइन होती हैं? 1। डन है भाई, ये आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए सवाल हैं। सिमेट्री लाइंस मैंने इसमें लिख दी हैं, इन्हें याद रख लेना अच्छे से।
अब जैसे मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोल रहा था पॉलीगन, 3 साइड का पॉलीगन क्या होगा, ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल। 4 साइड का पॉलीगन क्या होगा, स्क्वायर होगा, चारों साइड बराबर स्क्वायर। 5 साइड का क्या होगा, पेंटागन, पेंटागन। 6 साइड का क्या होगा, हेक्सागन। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही साइड बाय साइड चलता जाएगा, हेक्सागन, जेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सब इस तरह से चलते चले जाते हैं। यहां पॉलीगन में मुझे पता है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस। बस इस पॉइंट को याद रखना, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस। अब आते हैं अपन रोटेशनल सिमेट्री पे। रोटेशन सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री का मतलब है कि भाई फिगर को अगर घुमा दो तो भी वो फिगर वैसा का वैसा दिखे। रोटेशन सिमेट्री का मतलब है अगर फिगर को घुमाओ या कोई भी आकृति है उसको घुमाओ, जैसे ये डिब्बा है, ये डिब्बा क्या है, रेक्टेंगल शेप का है, मैंने इसको रोटेट किया, ये देखो, क्या ये आइडेंटिकल दिख रहा है, जैसा ये पहले जैसा दिख रहा था वैसा कैसा अब दिख रहा है क्या, नहीं। अब मैंने इसको दोबारा ऐसे घुमा दिया, अब मैंने इसको देखो घुमाया किस पे, 90 डिग्री पे घुमाया मैंने, ये देखो 90 डिग्री पे घुमा, ये घुमा 90 डिग्री पे, ये आ गया, क्या ये वैसा का वैसा दिख रहा है, नहीं। अगले फिर 90 डिग्री पे घुमाया, अब ये वैसा का वैसा दिख रहा है, फिर घुमाया मैंने 90 डिग्री पे, क्या दिख रहा है, नहीं। अब फिर अगले 90 डिग्री पे घुमाया तो ये हो गया। इसका मतलब आप कितना भी घुमाएंगे, 360 डिग्री का मतलब होता है एक कंप्लीट एंगल बना देना, एक कंप्लीट एंगल। रोटेशन सिमेट्री के बारे में एक बात समझ लो, रोटेशन सिमेट्री कभी भी जीरो नहीं हो सकती, रोटेशन सिमेट्री कभी भी शून्य नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, एक तो कम से कम है ही है। क्यों, कैसा भी फिगर हो यार, उल्टा सीधा कैसा भी फिगर हो, अगर हम उसे घुमाएंगे तो जब पूरा घुमा देंगे तो वो वैसा का वैसा दिखेगा, है कि नहीं? आप मुझे खुद बताओ, रोटेशन सिमेट्री जीरो नहीं होगी। जैसे अपन ने नंबर ऑफ लाइंस में बता दिया ना, पैरेललोग्राम में 0 होता है, ट्रेपेजियम में 0 होता है, स्केलन ट्राइंगल में 0 होता है, लेकिन यहां नहीं बोल सकते, यहां कम से कम एक तो होगा ही होगा रोटेशन, क्योंकि जब पूरी आकृति को घुमा दोगे वो वैसे की वैसी दिखेगी। तो अगर अपन बात करें स्केलन ट्राइंगल की, या बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की, या बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की, स्केलन, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, अगर हम इनकी बात करें तो आप मुझे बताओ आइसोसेलेस ट्राइंगल की रोटेशन सिमेट्री क्या होगी। रोटेशन, अगर मुझे एंगल फाइंड करना है, यहां पे अगर मुझे एंगल निकालना है तो वो होता है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन। फॉर्मूला क्या है एंगल निकालने का, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन। आप बोलोगे सर स्केलन ट्राइंगल का रोटेशन एक ही होगा, वो भी 360 डिग्री पे। इसकी रोटेशन सिमेट्री क्या है, 360 डिग्री पे ही ये वैसा का वैसा दिखेगा। अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस को तो इसकी भी एक ही होगी। अगर मैं इक्विलेटरल की बात करूं तो आप बोलोगे सर इक्विलेटरल की रोटेशन सिमेट्री 3 होगी। नंबर ऑफ रोटेशन सिमेट्री या नंबर ऑफ, सर हिंदी भी लिखिए यार, मेरा तो तुमने माथा खराब कर रखा है। ये देखना बेटा, ये हिंदी नहीं लिखी है इनकी। अब ये लिख देता हूं, फिर लिख देता हूं, विषम बाहु, इसकी हिंदी लिख दें, ये हो गया कोण, घुड़मड़ की संख्या, ठीक है। 360 को भी हिंदी में लिखूं, 360, ठीक है। डिग्री भी लिख दूं हिंदी में। अब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के मुझे एंगल फाइंड करना है तो एंगल फाइंड कैसे करोगे, 360 डिग्री अपॉन 3, मतलब क्या हो गया,
हर 120 डिग्री पे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, हर 120 डिग्री पे इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम दिखेगा। इसका मतलब 120 डिग्री पे घुमाओगे, फिर अगले 120 डिग्री मतलब 240 डिग्री, फिर अगली 120 डिग्री मतलब 360 डिग्री। तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की रोटेशन सिमेट्री होगी। डन है, क्लियर है। स्क्वायर वर्ग कहते हैं, रेक्टेंगल आयत, रोम्बस, समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, काइट, पतंग। ठीक है, अगर इसकी रोटेशन सिमेट्री की बात करें तो स्क्वायर की रोटेशन सिमेट्री होती है 4, रेक्टेंगल की 2, रोम्बस की 2, पैरेललोग्राम की 2, ट्रेपेजियम की 1, इसकी 1। ठीक है भाई, डन है। याद रखना भाई, रोटेशन सिमेट्री को याद रखना। मैं बात कर रहा हूं यहां पे रोटेशन घुर्मण। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर। अब ये ऑर्डर किसका होगा, रोटेशन का। बस याद रखना, आपको कभी कभी एंगल फाइंड करने को भी दिया जाता है। अगर तुमसे सर्कल का पूछे कि भाई सर्कल की रोटेशन सिमेट्री अनंत है, इनफाइनाइट, कितना भी घुमाते जाओ। ठीक है, चलो भाई, यहां पे तुम्हारा होता है सिलेबस खत्म। 2 टॉपिक तुम्हारे बचते हैं, उसका डाल रहा हूं मैं वीओडी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, प्रोबेबिलिटी के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसके मैं टाइप करा लेता हूं। ठीक है, टाइप करा के एक शीट में करा दूंगा। ओके, तो या मैं एक काम करता हूं, एक टॉपिक है तुम्हारा एक्सपोनेंट, इसके सवाल और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के कंबाइंड टाइप करा के सवाल मैं कल आपको कराता हूं। अगर कल नहीं करा पाया तो कल का ऑफ रख के परसों कराऊंगा, इसकी एक फाइल बना के। ठीक है, डन है भाई। जल्दी बताओ, मैसेज करो। लाइव क्लास में कितना बच्चा है पता ही नहीं चलता, लोग लाइव पढ़ते ही नहीं है अब। डन है, क्लियर है। यहां तुम्हारा ज्योमेट्री पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होता है, केवल 2 ही टॉपिक बचते हैं, और इन दोनों के दोनों टॉपिक को, एक्सपोनेंट और प्रोबेबिलिटी, इसकी मैं बेसिक क्लासेस अपलोड करा देता हूं, जिससे तुम्हारा फिर एक क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, फिर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। डन है, बोलो, है ना, यही ठीक रहेगा, यही सही है। सबसे ज्यादा पेपर 2 के किस टॉपिक से आते हैं, बता तो रखा है, कई बार बता रखा है। लो, मैं चलो एक बात तुमको यही बता देता हूं, मैं तुमको सिलेबस ही बता देता हूं। 2 मिनट रह गए हैं, 2-3 मिनट में सिलेबस बताता हूं। एलसीएम और एचसीएफ, इसका एक सवाल आपके पेपर में आने की पूरी पूरी उम्मीद है, और एक्सपोनेंट, इसका एक सवाल आपके पेपर में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब ये मत बोलना सर हिंदी में लिखो इनको। ठीक है, एक सवाल आएगा आपका, तीसरा टॉपिक है डिवीजन, भागफल, यहां से एक सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तीसरा सवाल आएगा, वो आएगा आपके नंबर्स के क्लासिफिकेशन से, एक सवाल आने की
पूरी पूरी उम्मीद है। पांचवा प्रश्न आएगा, वो आएगा आपके यहीं से क्लासिफिकेशन के अंदर जो आप पढ़ते हो ना, आप इसको बोल सकते हो स्क्वायर और क्यूब पर आधारित सवाल होगा। वो सवाल आपका एक सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। छठा यहां पे आएगा सवाल, वो आएगा आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, या अपन बोल सकते हैं एक तरह से कैलकुलेटिव सवाल होगा। ये आने की पूरी पूरी उम्मीद है। सातवां है आपका मीन मोड मीडियन। ठीक है, मीन मोड मीडियन, यहां से आपका एक सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। आठवां है आपका फ्रैक्शन, यहां से एक सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। नवा है आपका प्रोबेबिलिटी, यहां से एक सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है, जहां से सवाल अलग अलग टॉपिकों से आते हैं। 10वां टॉपिक है आपका परसेंटेज, यहां से एक सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। 11वां है प्रॉफिट एंड लॉस, यहां से एक सवाल आने की उम्मीद है। 12वां है सिंपल इंटरेस्ट, यहां से एक सवाल आने की उम्मीद है। 13वां है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक सवाल आने की उम्मीद है। अभी मैं स्टार लगाऊंगा इनके ऊपर। रेशियो एंड प्रपोर्शन, एक सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। 15वां टॉपिक है अलजेब्रा, 3 से 4 सवाल आने की उम्मीद है। 16वां टॉपिक है आपका मेंसुरेशन, यहां से लगभग 4 से, यहां भी 3 से 4 सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। और 17वां टॉपिक है आपका ज्योमेट्री, यहां से 4 से 5 सवाल आने की उम्मीद है। और अलजेब्रा में से भी लगभग 4 से 5 सवाल आने की उम्मीद है। ये आपके वो टॉपिक हैं जिन टॉपिक को आपने देखा है। आप अगर एक बात समझेंगे, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं आपके ये अलजेब्रा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। जिस बालक ने सारे के सारे 2018 से लेके 2023 अगस्त तक के सारे अगर आपने इन तीनों टॉपिक के सवालों को सॉल्व कर लिया, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, तो आप ये मान के चलिए कि यहां से लगभग आपने 12 से 13 सवालों को सॉल्व कर दिया। 12-13 सवाल या 14 सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं इन 5 टॉपिक की बात करूं, परसेंटेज से लेके रेशियो एंड प्रपोर्शन, इन पूरे 5 टॉपिकों से 2 सवाल आएंगे, केवल और केवल 2 सवाल, तीसरा सवाल नहीं आएगा यहां से। इन 5 टॉपिकों में से मात्र 2 सवाल आएंगे, और वो भी ये कि या तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में से किसी एक में से सवाल आ जाएगा, या तो इन दोनों में से किसी एक में पूछा जाएगा, या फिर आपसे रेशियो का सवाल पूछा जाएगा। या तो ये 2 सवाल आएंगे, या ये 2 सवाल आएंगे, या ये और ये सवाल आएगा। मतलब 2 के अलावा तीसरा सवाल यहां से बनेगा नहीं। केवल ऐसे ही आपका ये वाला सेक्शन होता है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका यहां से एक सवाल, यहां से एक सवाल, यहां से एक सवाल, यहां से एक सवाल, यहां से एक सवाल। ये बिल्कुल फिक्स है, एकदम फिक्स है कि यहां से सवाल आना ही आना है। एलसीएम और एक्सपोनेंट में से किसी एक में सवाल पूछा जाता है। तो ये कुल मिला के वो स्टार मैंने लगा दिए जो आपके कहां कहां से कैसे कैसे सवाल आएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब मैं 2 वीडियो और अपलोड करा रहा हूं तुम्हारे प्रोबेबिलिटी के और उसके, और अगली क्लास में तुम्हारा सिलेबस खत्म है। अब सिलेबस में कुछ बचा नहीं है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आपकी जो अगली क्लास होगी वो आखिरी क्लास होगी आपके पेपर 2 की। ठीक है, थैंक यू।